दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। हम अक्सर बातें करते हैं जब मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया इस विषय पर। जब मोदी की बात छिड़ती है तो राम मंदिर का मुद्दा आता है, 370 का मुद्दा आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला मुद्दा आता है, सीएए एनआरसी वाला मुद्दा आता है। ऐसे कई धार्मिक विषयों पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और मोदी को चाहने वाले, मोदी के समर्थक भी इन्हीं विषयों को लेकर मोदी कैसे अच्छा काम कर रहे हैं यही बताते हैं। मोदी के आलोचक भी लगभग इन्हीं घटनाओं को सामने लेकर मोदी की छवि को खराब करने का प्रयत्न करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी ने देश के लिए जो कुछ किया है वो आपके सामने लाया जाए। कभी सच में हमारे देश की उपलब्धियां कभी गिनाई जाती है? क्या नया हो रहा है? क्या कुछ अलग हो रहा है? जो हमेशा से होता आ रहा है उससे हटकर कुछ हुआ है क्या? ये भी देख लेना जरूरी है। अब तक आपने देखा कि पूर्वांचल में कैसे भारत ने अपने ही राज्यों को सक्षम करने का निर्णय लिया है और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। कैसे कश्मीर, लद्दाख को मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ में भारत विश्वगुरु बनेगा, एक आर्थिक महासत्ता बनेगा। इस विषयों पर जो चर्चा होती है वो क्यों हो रही है? चलो आज यही जरा सीधे साधे तरीके से आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। जिन जिन अर्थशास्त्रियों ने यह बताया है उनमें से निचोड़कर जो सार मिलता है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों 2022 में यूएई के साथ, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार का करार भारत ने किया था और अब हो रहा है इंग्लैंड मतलब यूके के साथ, यूरोपियन समूह के साथ और कनाडा के साथ। अब इस मुक्त व्यापार एग्रीमेंट का बहुत अच्छा परिणाम इस देश को, अपने देश को दिखने वाला है। अब जागतिक बाजार में वर्ल्ड वाइड भारत का शेयर बढ़ेगा और जब भारत का शेयर वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा व्यापार में तो भारत एक आर्थिक महासत्ता के रूप में आगे आएगा। अब ये मुक्त व्यापार वाला धोरण आप सभी जानते हैं कि अभी जिन देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ मुक्त व्यापार होगा, बहुत सारे बंधन नहीं रहेंगे। दोस्तों भारत यूं ही महासत्ता बनने वाला है, मुक्त व्यापार के करार के बाद भारत महासत्ता बनने वाला है ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं जब आज भारत की इकोनॉमी 3.47 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अब हमें यह समझना है कि इस अवस्था में आने के बाद, वैसे तो हम 5वें स्थान पे है, लेकिन क्यों दावा कर रहे हैं कि भारत महासत्ता के तीसरे पायदान पर आएगा? जरा ठीक से समझ लीजिए। 2007 में अब आर्थिक महासत्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है वो चीन और 2007 में यही चीन भारत आज जिस पायदान पर खड़ा है इकोनॉमी के, उसी पायदान पर खड़ा था। 2007 में चीन की इकोनॉमी थी 3.47 ट्रिलियन डॉलर की, मतलब 2022 में आज हम चीन के मुकाबले में 7 की स्थिति में आ गए। दोस्तों आप कहोगे इतना बड़ा अंतर है और आप कह रहे हो कि महासत्ता बनेगा। मैं आपको बता दूं आज 2022 में भारत जिस पोजीशन पे है 2007 में चीन था, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो क्या है तो चीन की जो विकास दर की गति है वो अभी धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है चीन के लोगों की सरासरी आयु, एवरेज आयु अब 39 ईयर हो गई है। मतलब चीन के लोक संख्या की आयु अगर हम एवरेज निकालते हैं
तो वो आ जाता है 39 ईयर तक। और भारत की जो एवरेज आयु दर है वो 21 साल की है। मतलब तुलना में भारत चीन से युवा है। इसके कारण एक और चीज होने वाली है कि भारत का विकास दर जो है वो आने वाले कुछ सालों में 6.5 तक रहेगा और चीन की आयु ज्यादा होने के कारण उसका विकास दर नीचे नीचे चला आएगा, वो 3.6 होने की संभावना है। अब यह संभावना भारत को आगे ले जाती है। भारत की जो आयु है, एवरेज आयु, वो कम रहने के कारण भारत को एक बड़ी संभावनाएं मिल रही है। तो दोस्तों, और एक बात महत्वपूर्ण है, मैं आपको 5-6 बातें देश क्यों आगे बढ़ रहा है यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत के पास 21 साल की एवरेज आयु वाला एक बहुत बड़ा और सस्ता मनुष्य बल है जो वर्किंग कैपिटल में होता है। 18 से 60 की आयु में जो लोग होते हैं, यही ट्रेंड, मतलब भारत की पूर्ण जनसंख्या में से 1860 वाली आयु वाले लोग 2040 तक रहेंगे। मतलब ये 23% लोग सक्रियता वाले बढ़ेंगे। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण है, भारत में सबसे कम पैसे वाला मनुष्य बल मिलता है। मतलब अगर किसी को पैसा देना है तो 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो आज भारत में 0.8 डॉलर पर आवर, अगर रुपयों में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 67 रुपीज पर आवर सैलरी, काम के पैसे देने पड़ते हैं। यही रेशो चीन का पकड़ा जाए, चीन का देखा जाए तो वो होता है 7.1 डॉलर, मतलब लगभग 588 रुपए के आगे। दक्षिण कोरिया में तो यह हाइयर लेवल पे है, 22.3 डॉलर पर आवर है। 1850 रुपए खर्चा आता है दक्षिण कोरिया में 1 घंटा मानवीय श्रम के लिए। इंडोनेशिया में 1 डॉलर लगता है लगभग 82 रुपए 85 पैसे, इसका आज का जो रेट है इस हिसाब से। लेकिन भारत में ये रेट 67 रुपए है। अगर उत्पाद का खर्च सबसे ज्यादा जो होता है वो लोगों के श्रम का मूल्य देने में होता है, भारत में अगर ये कम है, ऐसे काम करने वाले लोग भी अवेलेबल है, तो स्वाभाविक है यहां पर लोग अपना काम करवाने आएंगे। विदेशी कंपनियां भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी और भारत में रोजगार की बढ़ोतरी होती जाएगी। हमने देखा है कि आईफोन कैसे आया भारत में। अब लगभग 1 महीने में 1000 करोड़ रुपए का निर्यात भी हुआ है आईफोन का। ऐसे कई कंपनियां, चाहे वो फॉक्सकॉन हो और कोई कंपनी हो, वो भारत में आएगी, यहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। मैं आपको भारत की एक और विशेषता बताता हूं। ये जानकारी ना इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सोचेंगे अरे सच में ऐसा है। आप सब लोग गूगल और यूपीआई देखते हो, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, ऐसे जैसे डिजिटल करेंसी का जो ट्रांसफर होता है वो आप सब इस्तेमाल करते हो। मैं आपको बता दूं, देश में जितनी भी यूपीआई ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर होते हैं विश्व में पूरे, उसमें से 40% अकेले भारत में होते हैं। डिजिटल ट्रांसपोर्ट का 40% हिस्सा अकेले भारत में है। आंकड़े आप देखोगे तो चौंक जाओगे। अब तक 1 साल में भारत ने 4500 करोड़ ट्रांजैक्शन किए हैं। जरा ठीक से देखिए, 4500 करोड़ ट्रांजैक्शन भारत ने अब तक यूपीआई पे किए हैं। यही अगर आंकड़ों में, रुपयों में देखा जाए तो 8 करोड़ 26 लाख करोड़, 8 करोड़ 26 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं अब तक। मतलब देखिए कितना हम यूपीआई डिजिटल पेमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। देश के 150 करोड़ आबादी ने इस यूपीआई को पूरी तरह से स्वीकार लिया है और यही काम बहुत जोरों से चल रहा है। यह भी है हमारे देश के विकास की गति को
आगे ले जा रहा है। और सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों हम ऐसा मानते हैं कि हम आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहे हैं। तो जरा पूरे विश्व में जो रिसेशन आ रहा है, जिसे मंदी कहा जाता है, पूरा विश्व एक मंदी के कगार पर खड़ा है। ब्रिटेन भी उसी धोखे में है, उसी चीज में है, उसी चिंता में है। लेकिन इस पूरे रिसेशन का, मंदी का कोई भी परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पर होने वाला नहीं है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हम कुछ ना करें, वो ऐड है ना, अच्छा भी हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया, उस तरह का काम है ये। कभी कभी हम कुछ नहीं होते हैं तो भी ये हमारे फायदे की बात होती है। भारत का एवरेज विकास दर 6.5 ही रहेगा। पूरे एशिया के इंडस्ट्री में, जीडीपी में, माफ कीजिएगा, पूरे एशिया की जीडीपी में भारत का शेयर 28% रहेगा और पूरे विश्व के जीडीपी में भारत का शेयर 22% रहेगा। अब ये क्यों होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिसेशन का परिणाम क्यों नहीं होगा? तो इसका एक प्रमुख कारण है कि भारत अपने घरेलू बाजार पर ही निर्भर है, अपने घरेलू बाजार पर ही निर्भर है। ना भारत कुछ निर्यात करता है ज्यादा, और लिमिटेड प्रोडक्ट छोड़कर ना भारत कुछ आयात करता है। ना हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है, ना हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट जो आवश्यक चीजें हैं उतनी ही हैं। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ हो रहा है इसका कोई परिणाम भारत पर नहीं होगा। मैं आपको भारत के आयात के बारे में जरा बताता हूं, क्योंकि यह बताना जरूरी है। आप कहेंगे कि आयात भी इतनी नहीं करता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? भारत की 50% इंपोर्ट जिन विषयों पर निर्भर है, जरा उन प्रोडक्ट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा 30% के ऊपर भारत का इंपोर्ट होता है वो क्रूड पेट्रोलियम का। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस, इन सब विषयों में हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और ये 30% के ऊपर 31% तक हमारा इंपोर्ट होता है। टोटल इंपोर्ट में से 31% केवल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। इतनी तो संसाधन हमारे पास नहीं है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम शक्कर में से इथेनॉल निकाल रहे हैं और इथेनॉल हमारे बहुत बड़े इंपोर्ट को कम कर रहा है। 10% भी हम मिलाते हैं तो 10% टोटल क्रूड ऑयल में से हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, पेट्रोल में से। दूसरी चीज है फर्टिलाइजर्स, जो भारत को इंपोर्ट करनी होती है, वो 3% है हमारे टोटल इंपोर्ट के। कोयला 8% है जो हमें इंपोर्ट करना होता है। वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल भी जिसे कहा जाता है, वो 3% है और ऑर्गेनिक केमिकल 5% है। मतलब ये 50% इन्हीं 5 प्रोडक्ट में हम इंपोर्ट करते हैं। तो पूरे विश्व को जिस समस्या का सामना करना पड़ेगा उसी में भी भारत भी है। एडिबल ऑयल में हम अभी अपने आप को निर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए विश्व में अगर रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए, तो उसका कोई परिणाम भारत पर होने वाला नहीं है। और इन्हीं दम पर, मतलब काम करने वाले नौजवान बंदों के दम पर, कम लगने वाले पैसों के दम पर, हमारी डेवलपमेंट के दम पर हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद जापान, जापान के बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद भारत 5वें पायदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर चीन के बाद जाकर बैठ जाएंगे। मतलब भारत विश्व की तीसरी आर्थिक सत्ता होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है और वो भी आगे बढ़ता जाएगा। बस हम यूं ही भावनाओं में उलझे रहते हैं। इसलिए ये मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आपके साथ ये चीजें साझा करूं। नमस्ते।